हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इकोलॉजी और इकोसिस्टम का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इसका पार्ट 1 ऑलरेडी पहले ही इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर आप उसका पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस वीडियो की आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वीडियो लेक्चर को वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी और इकोसिस्टम का पार्ट 2। पर स्टार्ट करने से पहले उन सभी साथियों से जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है, जिन्होंने अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि जब भी कोई हम नया वीडियो लेक्चर इस चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले प्राप्त हो सके और वो उससे अधिक से अधिक लाभ ले सकें। आइए स्टार्ट किया जाए और 1 बाई 1 जो भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है उसको डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं, इकोलॉजी शब्द के बारे में दिया गया है कि इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा की किस शब्द से बना है। तो साथियों, ग्रीक भाषा की ओइकोलॉजी से बना है, और जो मेन टर्म्स हैं उसको हमने हाईलाइट भी किया हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ओइकोलॉजी शब्द जो है, ओइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। तो ओइकस मीन्स होता है हाउस एंड लॉगस का मतलब स्टडी। ठीक है, तो मतलब जो भी बायोटिक फैक्टर्स होते हैं या एबायोटिक्स का जो निवास स्थान होता है उसे हम इकोलॉजी या कह सकते हैं पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। इकोलॉजी के दो प्रमुख प्रकार हैं, इसके दो मेन जो टाइप्स हैं वो है, एक ऑटो इकोलॉजी होता है और जो दूसरा है वो साइनो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी को कहते हैं स्वापारिस्थितिकी और जो साइनो इकोलॉजी है उसे कहते हैं समपारिस्थितिकी। जो सेकंड टाइप है आपका साइनो इकोलॉजी को हम 3 सब टाइप्स में कर सकते हैं कि या सब ब्रांचेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है पॉपुलेशन इकोलॉजी, दूसरा है कम्युनिटी इकोलॉजी और तीसरा है इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो ये साइनो इकोलॉजी के 3 सब टाइप्स हैं, कह सकते हैं सब ब्रांचेज हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग पत्तियों द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है। तो साथियों, 83% जो पार्ट होता है सूर्य प्रकाश का, वो जो है पत्तियों के द्वारा एब्जॉर्व किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, प्रकाश जो पत्ती द्वारा परावर्तित हो जाता है, तो कितने परसेंट जो लाइट है जो रिफ्लेक्ट हो जाता है पत्ती पर पड़ने के बाद, तो उसकी मात्रा है 12%, 12% के समथिंग जो लाइट होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है पत्ती की सरफेस पर पड़ने के बाद, पुनः जो है परावर्तित हो जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन, 83% जो पार्ट होता है जो कि पत्ती के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, तो 83% जो प्रकाश का जो अवशोषित भाग है वो पूरा का पूरा यूजफुल नहीं होता है। उसमें से केवल 4% भाग ही जो होता है जो कि पर्णहरिम के द्वारा या क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग में लाया जाता है। तो 83% एब्जॉर्ब तो किया जाता है, लेकिन जो यूजफुल है वो केवल 4% है। जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं, जिन्हें हम एक सीक्वेंस या एक क्रम में जानते हैं। VIB GY हो जा रही है, बिब्ग्योर से कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, इस तरीके से इसका सीक्वेंस क्रम होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश पौधों में वृद्धि करने वाले हार्मोन्स की कौन सा हार्मोन्स है जिसको प्रकाश जो है वो एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है जिससे प्रकाश उसके उत्पादन को रोक देता है। तो ऑक्सीजन जो हार्मोन्स होता है वो लाइट उसके उत्पादन को रोक देता है। जब लाइट पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, तो वृद्धि हार्मोन जो ऑक्सीजन हार्मोन है उसके प्रभाव को या उसके उत्पादन को रोक देता है। कौन रोक देता है? प्रकाश रोक देता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रकाश के अभाव में, जब लैक ऑफ लाइट होती है, जब प्रकाश नहीं पड़ता है, ठीक है, या कह सकते हैं डार्क में, अंधकार में, जो छोटा पौधा होता है, सीडलिंग से कहते हैं, वो अधिक लंबा एवं पीला हो जाता है। ठीक है, उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो पेल अपीयरेंस हो जाएगा, उसका कलर पीला हो जाएगा। ठीक है, पीले रंग का हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। दीप्तकालिता के आधार पर, यानी फोटोपीरियोडिज्म क्या है? तो जो प्रत्येक पौधे होते हैं या कह सकते हैं जो क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, या वनस्पतियाँ होती हैं, तो उनको एक निश्चित अवधि प्रकाश की आवश्यक होती है, तो उसे ही फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं, वही प्रकाश दीप्तकालिता कहलाती है। तो दीप्तकालिता के आधार पौधों को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, दूसरे होते हैं शॉर्ट डे प्लांट और तीसरे होते हैं फोटो न्यूट्रल प्लांट। तो लॉन्ग डे प्लांट जिनको एक लंबे अवधि की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिनके लिए फोटो पीरियड की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। शॉर्ट डे प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनको कम ड्यूरेशन की आवश्यकता होती है, और जो न्यूट्रल वाले होते हैं इन्हें लॉन्ग या शॉर्ट से कोई मतलब नहीं होता है, इन पे प्रकाश की अवधि का कोई असर नहीं होता है। बस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस एकदम शॉर्ट में हम पढ़ते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12, फोटोफिलस क्या होता है? फोटोफिलस या इसे हेलियोफिलस कहते हैं या इसे सन लविंग प्लांट्स कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, सन लविंग प्लांट्स यानी मतलब जिन्हें जो है प्रकाश प्रिय होता है। तो प्रकाश प्रिय जिन्हें सूर्य की रोशनी की ज़्यादा पसंद होता है तो उन्हें सन लविंग प्लांट्स कहते हैं, या इनके लिए और भी 2 टेक्निकल टर्म यूज कहते हैं। तो इन्हें हेलियोफिलस कहा जाता है या इन्हें फोटोफिलस भी कहा जाता है।
तो इस प्रकार से 2 पौधों के इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, सनफ्लावर पाइन्स और सागौन, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि सन लविंग प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट दूसरा अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन 13 सायोफिलस या हेलियोफोबस या शेड लविंग प्लांट। तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनको छाया ज़्यादा पसंद होती है, ठीक है। तो इनके लिए हम और भी टर्म यूज़ करते हैं। शेड लविंग प्लांट्स को हम कहते हैं हेलियोफोबस कहते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हेलियोफिलस है और ये हेलियोफोबस है। तो फोबस जहाँ पर टर्म आ जाए तो आपको पता ही है फोबस का मतलब होता है, मतलब फेयर से ये रिलेटेड है, डर से मतलब है, मतलब इनको जो है लाइट, ये लाइट से डरते हैं या लाइट से दूर भागते हैं, या अर्थात ये शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, या इन्हें सायोफिलस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, कुछ टर्म्स हैं। और इसमें एग्जाम्पल दिया गया है जैसे टेक्सस और पाइसिया, ये 2 एग्जाम्पल हैं इन प्रकार के प्लांट्स के जो जिनको छाया पसंद होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14, तापक्रम के आधार पर भारतीय वनस्पतियों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तापमान के अकॉर्डिंग वनस्पतियाँ जो भारतीय वनस्पतियाँ हैं वो 4 भागों में डिवाइडेड है। कौन कौन सी हैं? पहले ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट और अल्पाइन, ठीक है। ये है तापक्रम या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वनस्पतियों का वर्गीकरण। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। दिया गया है प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है 30 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है उस पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस रेट ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जो टेम्परेचर है, ये जो तापक्रम है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो सर्वाधिक देखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे पौधे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ऐसे पौधे जिन्हें अपनी वृद्धि और विकास के लिए अधिकतम तापक्रम चाहिए, ठीक है, तो इन्हें मेगाथर्म्स कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे पौधे जिनको अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर या तापक्रम की आवश्यकता होती है तो इन्हें मेगाथर्म्स कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, वे पौधे जो मध्यम तापक्रम पर वृद्धि में विकास करते हैं, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा या बहुत कम की नहीं आवश्यकता होती, जो जिनके लिए मीडियम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो इन्हें मेसोथर्म्स कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वे पौधे जो कम तापक्रम पर अपनी वृद्धि में विकास करते हैं, मतलब जिनके लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो उन्हें माइक्रोथर्म्स में रखा जाता है। तो याद रखिएगा, मेगाथर्म्स, मेसोथर्म्स और माइक्रोथर्म्स। तो मेगाथर्म्स ऐसे हैं जिनको हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और मेसोथर्म्स ऐसे हैं जो मीडियम टेम्परेचर पर अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। और ऐसे भी पौधे हैं जिनको टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो इन्हें माइक्रोथर्म्स में रखा जाता है। और ये जो पौधे होते हैं नॉर्मली ये जो हाइट वाले प्लांट होते हैं जो अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ का जमाव होता है, 3600 से लेकर के 4000 मीटर की समथिंग जो ऊंचाई होती है, तो वहाँ ऐसे ऊंचाई क्षेत्रों पर ये पाए जाते हैं माइक्रोथर्म्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जल में डूबकर वृद्धि करने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो साथियों, इन्हें कहा जाता है सबमर्ज प्लांट या जल निमग्न पौधे कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे इसे जल निमग्न या सबमर्ज प्लांट कहेंगे, जो जल में डूब करके ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, जल में ही डूबे रहते हैं, उन्हें कहते हैं सबमर्ज प्लांट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जल में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए तथा कुछ भाग पानी में डूबकर वृद्धि करने वाले पौधे, मतलब कुछ भाग तो उनका बाहर निकला होता है, लेकिन कुछ भाग जो है नीचे जो है पानी के अंदर पाया जाता है, या पानी के अंदर मिट्टी जो होती है वहाँ पर उनकी जड़ें होती हैं, तो आधा भाग लगभग उनका पानी के अंदर होता है, आधा पानी के बाहर होता है। तो इस प्रकार के पौधों को एम्फीबियस प्लांट कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, औसत जल मांग वाले पौधों को क्या कहते हैं? जिनको ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम जल की आवश्यकता होती है, तो इन्हें कहते हैं मीजोफाइट्स कहते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं मीजोफाइट्स। ये पौधे होते हैं मीजोफाइट्स, जो बहुत कम ऐसे भी पौधे होते हैं जिन्हें बहुत कम ज़्यादा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे भी बहुत सारे पौधे होते हैं जिनको बहुत ही कम जो है जल की आवश्यकता होती है या ड्राई लैंड एरियाज़ में उगते हैं, तो इन्हें इस प्रकार के पौधों के टाइप्स को हम कहते हैं जीरोफाइट्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23, प्रत्येक 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम के बढ़ने पर वायुमंडल की वायु में वाष्पीकरण की क्षमता कितनी बढ़ जाती है? तो साथियों, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट जब तापक्रम बढ़ जाता है तो वायुमंडल में जो वायु की वेपोरेशन की जो पावर होती है वो लगभग 2 गुना के समथिंग बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 24, नाइट्रोजन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? तो नाइट्रोजन का प्रयोग इसका जो यूजेज है वो प्रोटीन सिंथेसिस में और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में होता है। तो दोनों लगभग न्यूक्लिक अम्ल, पहला न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में, प्रोटीन संश्लेषण में, 2 इसके यूजेज हैं नाइट्रोजन का उपयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पहाड़ों पर प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापक्रम में कितनी गिरावट आती है? तो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के समथिंग तापक्रम घट जाता है जब हम ऊपर की तरफ 1000 मीटर ऊपर जब चढ़ते हैं, तो 6 से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है।
अब जो कुछ क्वेश्चन हैं वो हैं सॉइल से रिलेटेड हैं, सॉइल प्रोफाइल से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि होरिजन ए, जो संस्तर ए होता है, इसे टॉप सॉइल के नाम से जाना जाता है। होरिजन ए का जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, होरिजन बी को सब सॉइल के नाम से भी जाना है। जो बी संस्तर होता है उसे सब सॉइल के नाम से जानते हैं। और होरिजन बी का जो कलर होता है वो साथियों होता है लाइट ब्राउन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30, होरिजन सी में कैल्शियम कार्बोनेट और CaCO3 और CaSO4 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, इनकी परतें, इनकी लेयर्स पाई जाती हैं। होरिजन जो सी होता है इसमें इस टाइप से CaCO3 और CaSO4 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट की परतें या लेयर्स पाई जाती हैं। जो होरिजन सी होता है, ये मतलब जो इसकी गहराई होती है संस्तर की, वहाँ पर केवल जो लंबी जड़ों वाले पौधे होते हैं वही पहुँच पाते हैं। तो जिन ऐसे पौधे जिनकी जड़ें लंबी गहराई तक जाती हैं, डीप रूट्स होती हैं, केवल वही होरिजन सी तक पहुँच पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32, जो होरिजन डी है, जो संस्तर डी है में वेदर रॉक्ड और बड़े बड़े कंकड़ पाए जाते हैं। तो मतलब ये काफ़ी नीचे गहराई पर होता है। तो यहाँ पर जो है अब वो पेरेंट मटेरियल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वेदर रॉक यानी अपक्षयित जो चट्टानें होती हैं वो, और बड़े बड़े कंकड़ जो है, जो ग्रेवल्स होते हैं, वो यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 33, मृदा में ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो साथियों, मृदा में जो ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा लगभग 5 से 5% के समथिंग होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, खनिज पदार्थ की मात्रा मृदा में, जो मिनरल्स होता है वो सॉइल में कितने % पाया जाता है। तो ये 40 से 45% के समथिंग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35, मृदा में जल की मात्रा होती है। तो मृदा में जो वाटर होता है वो 25% के समथिंग पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, मृदा में वायु की कितनी मात्रा होती है। तो जल और वायु की मात्रा लगभग समथिंग उतनी होती है, 25%। और जो मिनरल्स होता है वो 40 से 45% समथिंग होता है, और 5% के समथिंग जो है आपका ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। तो इस तरीके से 100% सॉइल का कंपोजिशन या कंपोनेंट हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पर 37, ह्यूमस में वृद्धि हार्मोन्स। तो ह्यूमस जो होता है उसमें एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन पाया जाता है, इसे इंडोल एस्टिक एसिड कहते हैं, IAA, ये पाया जाता है, और जिसका निर्माण जो होता है भूमि में पाए जाने वाले जीवाणु करते हैं। अब हम कुछ पार्टिकल्स या कुछ कणों के साइज़ की बात कर लेते हैं। जो ग्रेवल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें बजरी कहते हैं, तो ग्रेवल्स की जो साइज़ होती है वो 5 mm से अधिक होती है, ठीक है। और जो फाइन ग्रेवल्स होते हैं इनकी जो साइज़ होती है वो 2 से लेकर 5 mm के बीच में पाई जाती है। और जो कोर्स सैंड होते हैं, बालू की बात करें तो जो बड़ी वाली बालू होती है कोर्स सैंड, वो जो है आपका 0.2 से लेकर के 2 mm के बीच में होती है। और फाइन सैंड जो होती है, फाइन सैंड की जो साइज़ होती है या इनका डायमीटर होता है वो 0.02 mm से लेकर के 0.2 mm तक होता है। और जो सिल्ट होता है, सिल्ट के पार्टिकल्स का साइज़ जो होता है 0.002 से लेकर 0.02 mm तक होता है। और जो क्ले होते हैं इनका साइज़ होता है लेस देन 0.002 mm। तो 0.002 mm से जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्ले कहते हैं। तो सबसे महीन पार्टिकल्स होते हैं क्ले के। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं 44 क्वेश्चन नंबर में, ये इसके बाद जो 4-5 क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे पहला दिया है सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल क्या होता है? सैंडी सॉइल में केवल सैंड ही नहीं होता है, इसके अतिरिक्त उसमें और भी चीज़ें पाई जाती हैं। तो सैंड तो 85% होता है, और इसके साथ साथ में जो 15% है वो क्ले या सिल्ट के रूप में होती है। तो सैंडी सॉइल में 85% यानी 85% सैंड होती है, बालू होती है, और उसमें 15% क्ले या सिल्ट में से कोई एक हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 45, सैंडी सॉइल में जीरोफाइट्स पौधे अधिक उगते हैं। तो जो सैंडी सॉइल होती है, जो बलुई मिट्टी होती है, तो उसमें बलुई मिट्टी में सैंडी सॉइल में जीरोफाइट्स जो मरूदभिद पौधे होते हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर का 46, क्ले सॉइल। क्ले सॉइल की बात करते हैं तो क्ले सॉइल में कंपोजिशन देखें तो 50% इसमें क्ले होगी, और 50% से कम सिल्ट पाई जाती है, और कुछ मात्रा में सैंड की मात्रा होती है। तो इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें क्ले भी होता है और सिल्ट भी होती है, और कुछ मात्रा में सैंड की मात्रा होती है क्ले सॉइल में। तो ये कंपोजिशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर का 47, क्ले सॉइल में एरिएशन कब होता है? कब नहीं होता है, कम होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। तो जो क्ले सॉइल होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत महीन होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल्स के छोटे होने की वजह से इनके बीच में स्पेसिंग बहुत कम हो जाती है इनके अरेंजमेंट के समय, टेक्सचर में। तो इसलिए एरिएशन या कह सकते हैं वातन इसमें बहुत कम होता है। तो इसलिए जो है इसमें वाटर लॉगिंग, जब चूँकि एरिया स्पेस नहीं होगा, तो इसलिए जल की जो कह सकते हैं कि जल जो आपका जो नीचे फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस होती है वो थोड़ा सा कम होती है, इसमें पार्टिकल्स पास आ जाते हैं। तो इसलिए वाटर लॉगिंग की या जलाक्रांत की समस्या इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर का 48, लोम सॉयल।
लोम सॉइल या दोमट मिट्टी से कहते हैं। तो लोम सॉइल में 30 से लेकर 50% तक होती है सैंड, और इसी रेशियो में लगभग 30 से लेकर 50% के समथिंग सिल्ट पाई जाती है, और 20% से कम क्ले होती है, और 10 से लेकर के 15% के समथिंग ह्यूमस होती है। तो ये लोम सॉइल का कंपोजिशन है, इसको याद रखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, जो लोम सॉइल है या दोमट मिट्टी, ये पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 50, लाइम आर कैल्सेरियस सॉइल, ठीक है। ये किस प्रकार की सॉइल है? तो लाइम यानी इसमें चूना पत्थर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसमें 90 से लेकर के 100% तक CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। तो शुष्क चूना और ये कैल्शियम कार्बोनेट, इन दोनों की मात्रा जो है 90 से लेकर 100% तक देखने को मिली है लाइम आर कैल्सेरियस सॉइल में। लाइम जो सॉइल होती है, लाइम सॉइल में उगने वाले पौधों को कैल्सीकोल्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइम सॉइल में जो पौधे उगते हैं उन्हें कैल्सीकोल्स के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 52, अम्लीय और क्षारीय मृदा में पाए जाने वाले पौधों को मैंग्रोव कहा जाता है। तो ये जो अम्लीय और क्षारीय मृदा वाले जो पौधे होते हैं इनको मैंग्रोव वेजिटेशन कहा जाता है, ये मैंग्रोव वनस्पतियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अम्लीय क्षारीय मृदाओं में पाए जाने वाले पौधों में श्वसन मूल, ठीक है, रेमेटोफोर पाए जाते हैं, इसमें श्वसन मूल पाए जाते हैं। अम्लीय और क्षारीय मृदा जो होती हैं इनमें, इन पौधों में श्वसन मूल पाए जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ पैरासाइट से रिलेटेड हैं। तो पहला क्वेश्चन 54 वाला, पूर्ण मूल परजीवी, जो टोटल आपका मूल रूट पैरासाइट है वो है ओरोबैंकी, एक एग्जांपल इसमें दिया है। एक एग्जांपल इसमें दिया गया आंशिक मूल परजीवी, आंशिक मतलब जो पूरी तरीके से परजीवी नहीं है और रूट पे जो है पूरी तरीके से डिपेंड नहीं है, उसमें चंदन एक आ जाता है। और पूर्ण स्तंभ परजीवी, अब स्टेम की बात कर रहा है तो पूर्ण स्तंभ परजीवी में अमरबेल का एग्जांपल दिया गया है, और आंशिक स्तंभ परजीवी में लोरेंथस या बिस्कम का एग्जांपल दिया गया है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें जरूर पूछेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 58, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? तो माइकोराइजा फंगस यानी जो कवक होता है, कवक जब जो हायर जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों से जो एसोसिएशन बनाता है, म्यूचुअलिज्म बनाता है, तब उसे माइकोराइजा कहते हैं। जब फंगस, एक बार फिर समझ लेते हैं, जो फंगस जो कवक होता है, कवक जब उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों से संपर्क बनाता है, उनके साथ में एसोसिएट रहता है, तब उसे माइकोराइजा कहते हैं। और माइकोराइजा 2 प्रकार की होती है। कौन से 2 प्रकार हैं? पहला है एक्टोट्रॉफिक, एक्टो का मतलब यानी बाहर की सरफेस की बात कर रहा है, ट्रॉफिक का मतलब भोजन, यानी जब फंगस जो कवक जो है पौधों की जो जड़ें होती हैं उनके सरफेस पर उसका माइसीलियम या कवक जाल जब ग्रो करता है तब उसे एक्टोट्रॉफिक कहते हैं। और एंडोट्रॉफिक क्या है? एंडोट्रॉफिक में जो होता है, जो माइसीलियम जो होती है फंगस की, जो कवक जाल होता है वो पौधों की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और कॉर्टेक्स तक फैल जाता है, तो इसे कहते हैं एंडोट्रॉफिक। मतलब सरफेस पर रह करके उससे भोजन अपना ले तब उसे बोलेंगे एक्टोट्रॉफिक, और जब वो उसके अंदर चला जाए, प्रवेश कर जाए, जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर प्रवेश कर जाए, तब उसे बोलेंगे हम इंडोट्रॉफिक, ठीक है। तो एक्टो और एंडो 2 प्रकार के माइकोराइजा पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, जो पौधे दूसरे पौधों के साथ केवल आवास के लिए संबंध स्थापित करते हैं, मतलब उससे भोजन नहीं लेते हैं, केवल यांत्रिक आधार के लिए, केवल सपोर्ट इनको चाहिए, इसलिए उसके साथ में ये कम्युनिकेट रहते हैं, तो ऐसे पौधों को एपीफाइट्स कहते हैं या अधिपादप कहते हैं। मतलब उससे भोजन नहीं लेते हैं, केवल उसके साथ वो यांत्रिक आधार में रहते हैं, या उसके साथ केवल सपोर्ट के लिए, ठीक है, या केवल आवास के लिए उसके साथ संबंध स्थापित करते हैं, उससे भोजन नहीं लेते हैं, तो इस प्रकार के पौधों को अधिपादप कहते हैं या एपीफाइट्स कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, उपभोक्ता में परपोषी गुण पाया जाता है। तो जो उपभोक्ता होता है उसमें परपोषी का मतलब यानी दूसरे से भोजन लेने वाला होता है। जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, वो किसी न किसी से वो जो है भोजन प्राप्त करते हैं, किसी न किसी से भोजन लेते हैं, अर्थात ये प्रोड्यूसर नहीं होते हैं, ठीक है। ये कंज्यूमर जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ये परपोषी होते हैं। तो वही कह रहा है कि इसमें परपोषी का गुण पाया जाता है, ये स्वपोषी नहीं होते हैं। उपभोक्ता जो होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये परपोषी होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो है शाकाहारी होते हैं, सबको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, टॉप कॉर्निवोर्स जो होते हैं, जो उच्च वर्ग वाले जो मांसाहारी जो जंतु होते हैं, वे मांसाहारी जंतु आते हैं इसमें, जो सभी श्रेणी के मांसाहारियों को मारकर खा सकते हैं, ठीक है। मतलब इनके ऊपर ऐसा भी कोई कार्निवोर्स नहीं होगा जो इन्हें मार कर खा सके, अर्थात ये मतलब उच्चतम श्रेणी होती है मांसाहारियों की कार्निवोरस की, तो इन्हें टॉप कार्निवोर्स कहा जाता है। तो मतलब ये सही प्रकार के मांसाहारियों को खा सकते हैं, इनको मारकर कोई नहीं खा सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, खाद्य श्रृंखला को 3 प्रकार से डिवाइड किया जा 2 प्रकार से, 3 लिख दिया गया।
2 होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 कर दिया है, सॉरी, इसको सही कर लीजिएगा। खाद्य श्रृंखला 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। कौन से 2 प्रकार हैं? पहला है चारण खाद्य श्रृंखला यानी ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरा है आपका अपघटक खाद्य श्रृंखला यानी डेट्रिटस फूड चेन। तो याद रखिएगा, खाद्य श्रृंखला के 2 प्रकार हैं, या 2 प्रकार में इसको विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला है चारण खाद्य श्रृंखला या ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरा जो है आपका वो है अपघटक खाद्य श्रृंखला या फिर आपका डेट्रिटस फूड चेन। तो जैसा इस क्वेश्चन को आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जो मृतोपजीवी होते हैं उनके फूड चेन को, उनकी खाद्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है डेट्रिटस कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जो होते हैं, मतलब जो खाद्य श्रृंखला है उसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं वो पौधे होते हैं, और उपभोक्ता जो होते हैं वो जंतु होते हैं, और जो अपघटक होते हैं मतलब डीकम्पोजर होते हैं, डीकम्पोजर में फंगस होते हैं या फिर बैक्टीरिया यानी जीवाणु होते हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा, जो फूड चेन है यानी खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला में जो है जो प्रोड्यूसर हैं वो पौधे हैं, और जो कंज्यूमर हैं वो जंतु हैं किसी न किसी प्रकार के, जो डीकम्पोजर हैं वो फंगस या फिर आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें जब टॉक्सिक पदार्थ एक्यूमुलेट होते हैं, कलेक्ट होते हैं, तब उसे कहा जाता है बायो एक्यूमुलेशन, तब उसे कहते हैं जैव संचयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। जैव संचरण को ppm में मापा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 67। जब जैव अनिम्नीकरणीय यानी बायो नॉन डिग्रेडेबल प्रदूषणकारी पदार्थों यानी पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषक तत्वों के माध्यम से उच्च खाद्य जीवों में स्थापित हो जाते हैं, तब उसे जैव आवर्धन की संख्या दी जाती है। तब इसे थोड़ा समझ सकते हैं क्या है ये बायो मैग्निफिकेशन क्या है। तो बायो मैग्निफिकेशन मतलब जो वही टॉक्सिक पदार्थ हैं, ठीक है, जो बायो नॉन डिग्रेडेबल है, ठीक है, जब ये खाद्य श्रृंखला के माध्यम से यानी जो ट्रॉफिक लेवल या कह सकते हैं फूड चेन के माध्यम से उच्च वर्ग वाले पौधे या जंतुओं में जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं, तब इसे कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। BHC, DDT, 2,4-D और पारा, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ये खाद्य श्रृंखला के माध्यम से पौधों और जंतुओं के शरीर में जाकर के स्थापित हो जाते हैं और वहीं पर संचित यानी वहीं पर कलेक्ट हो जाते हैं, रिजर्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने 1927 में रखा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चार्ल्स एल्टन द्वारा 1927 में जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट रखा गया चार्ल्स एल्टन के द्वारा 1927 में। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, इसे होलार्ड कहते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट 70 ऑनलाइनर्स जो कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम से संबंधित है। ये इसका पार्ट 2 था, और मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से इकोलॉजी और इकोसिस्टम जो आपका चैप्टर है, इससे अब लगभग सारे क्वेश्चन से कंप्लीट हो चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।